नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य को कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का भंडारा। तो दोस्तों, गुप्त साम्राज्य से बनने वाले प्रश्नों की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य में धार्मिक स्थिति क्या थी, राजनैतिक स्थिति, इस पर सब पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए बहुत ध्यान से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर गुप्त साम्राज्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का भंडारा। तो दोस्तों, हमारा अगर टाइम पीरियड की बात करें गुप्त साम्राज्य की, तो दोस्तों 275 से 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का टाइम पीरियड रहा है। और अगर गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो दोस्तों गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त था। और अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। पहला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था, तो दोस्तों श्रीगुप्त था गुप्त वंश का प्रथम शासक। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने कहा था। दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने कहा था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। दोस्तों, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था दोस्तों वो हरिसेन था। और हरिसेन ने ही दोस्तों इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। दोस्तों, हरिसेन ने ही इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। हमने दोस्तों ये जब समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे थे तो इस पर विस्तृत चर्चा की थी सभी क्वेश्चनों पर। आप लोग एक बार उन क्लासों को जाकर देखें, उसके बाद प्रैक्टिस क्लास को जरूर देखें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है किसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फहियान भारत आया था। तो दोस्तों, जब हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि चीनी बौद्ध यात्री फहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और फहियान का एक ग्रंथ है दोस्तों जिसका नाम है फो कोकी। दोस्तों, फो कोकी इसका ग्रंथ है फो कोकी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि कविराज किस गुप्त शासक को कहा जाता है। दोस्तों, कविराज के नाम से आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी, कविराज के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के जितने भी शासक हुए हैं या गुप्त सम्राट जो भी हुए हैं किस धर्म के अनुयायी थे, तो दोस्तों वैष्णव धर्म। गुप्त साम्राज्य जो था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है गुप्त शासकों का राज चिन्ह क्या था। दोस्तों, गुप्त शासकों का राज चिन्ह विष्णु का वाहन गरुड़ था। दोस्तों, गुप्त शासक जो थे इनका राज चिन्ह विष्णु का वाहन गरुड़ था। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी। तो दोस्तों संस्कृत भाषा थी गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा। उसके बाद मंदिर बनाने की कला का विकास कब हुआ, तो गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का विकास हुआ है। दोस्तों, मंदिर बनाने की कला का विकास कब हुआ, तो गुप्त काल में हुआ। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था। तो दोस्तों गुप्त काल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था उज्जैन। उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों गुप्त काल में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है। दोस्तों, जो गुप्त राजा थे उनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है, तो दीनार कहा गया है। स्वर्ण मुद्राएं दोस्तों दीनार कहलाती थी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था। तो दोस्तों गुप्त काल में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंड पासिक कहलाता था, दंड पासिक। उसके बाद गुप्त काल में सिंचाई के लिए प्रयोग होता था तो रहट या घंटी यंत्र प्रयोग किए जाते थे दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। दोस्तों, इसे गणिका कहा जाता था। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। दोस्तों, जब हम लोग मौर्य काल पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि मौर्य काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, रूपा जीवा। दोस्तों, मौर्य काल में जो वैश्यावृत्ति करती थी महिलाएं उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। और गुप्त काल में जो वैश्यावृत्ति करती थी महिलाएं उनको गणिका कहा जाता है। और वृद्ध वैश्याओं को दोस्तों गुप्त काल में कुट्टनी कहा गया। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है। अभी दोस्तों हमने आपको बताया कि स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा गया है अभिलेखों में, और गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा गया है, रुपयका। दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है गुप्त काल से कि स्वर्ण युग सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा गया, तो स्वर्ण युग कहा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में किया गया है। तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम है जिसका यूरोपीय भाषा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। और इसके लेखक जब हम लोग कालिदास पढ़ रहे थे तो हमने बताया था दोस्तों ये कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। और हमने आपको बताया था कि ये कालिदास का नाटक है दोस्तों। इन्होंने दोस्तों मालविकाग्निमित्रम
और रघुवंशम जैसी रचनाएं की हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, ऐसी दूसरी रचना कौन सी है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है? दोस्तों पहली रचना तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, दूसरी भगवद गीता। तो दोस्तों भगवद गीता का यूरोपीय भाषा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। और दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन, कालिदास को भारत का शेक्सपियर किसने कहा? जब हम लोग कालिदास के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों, तो हमने बताया था कि विसेंट स्मिथ ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी विसेंट स्मिथ ने कहा था। उसके बाद दोस्तों इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? हरिसेन ने की। और दोस्तों हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित शासक कौन है? तो दोस्तों भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित शासक स्कंदगुप्त है। दोस्तों जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख भी हमने बताया था कि शक राजा रुद्रदामन संबंधित है उससे। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि अजंता में निर्मित कुल गुफाएं दोस्तों 29 हैं अजंता में निर्मित, और वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं दोस्तों, बाकी नष्ट हो चुकी हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 व 17 जो हैं वो गुप्तकालीन है। दोस्तों क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि अजंता की जो कौन सी गुफाएं हैं जो गुप्तकालीन से संबंधित हैं? तो गुफा संख्या 16 व 17 गुप्तकालीन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। दोस्तों गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है? तो चित्रशाला कहा गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित हैं? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो पाटलिपुत्र को। दोस्तों जब हम लोग हर्यक वंश के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि अजातशत्रु का पुत्र उदयन जो था उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो दोस्तों पाटलिपुत्र का संस्थापक हर्यक वंश का शासक जो था उदयन उसने की, और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है? तो दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो वर्तमान में अब दोस्तों पाकिस्तान में है। लेकिन अगर वर्तमान भारत की बात करें तो वर्तमान भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? तो कुमारगुप्त ने कराई दोस्तों। और इसको नष्ट किसने कराया दोस्तों? तो बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट करा दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय को। उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम नाटक किसने लिखा? बहुत पूछा जाता है दोस्तों, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक है। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले जो आयुर्वेदाचार्य थे उनको धन्वंतरी कहते थे दोस्तों, धन्वंतरी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य थे। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखे? दोस्तों आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ आर्यभट्ट ने लिखे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखना, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। गुप्त वंश से बनने वाले संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी हम लेकर इस वीडियो में आए हैं। और दोस्तों ये आर्यभट्ट, धन्वंतरी या कालिदास जो हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न हैं। और हमने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय पहला शासक था जिसने अपने शासनकाल में नवरत्नों को रखा था। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि विश्व का पहला शब्दकोश किसे कहा गया? तो अमरकोश को कहा गया, और इसके रचनाकार अमर सिंह, ये भी दोस्तों नवरत्नों में से एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। उसके बाद दोस्तों अगला है कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्या थी? तो देश थी। उसके बाद दोस्तों देश का शासक कौन होता था? उसे गोपना कहा जाता था दोस्तों। जो देश का शासक होता था उसे गोपना कहा जाता था। सबसे बड़ी इकाई दोस्तों देश, और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। उसके बाद दोस्तों ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, और ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था दोस्तों। जो ग्राम होता था उसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, और ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था? तो दोस्तों आप जानते हैं कि कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त, इसके शासनकाल में सर्वप्रथम हूणों का आक्रमण हुआ था, और इसके शासनकाल में सर्वप्रथम हूण आक्रमण तोरमाड़ ने किया था दोस्तों। तोरमाड़ ने इसके शासनकाल में हूण आक्रमण किया था। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पैसाची लिपि का महान लेखक कौन था? दोस्तों पैसाची लिपि का महान लेखक कालिदास, जिसे विसेंट स्मिथ ने भारत का शेक्सपियर की उपाधि दी है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि पंच सिद्धांतिका लघु जातक वृहद जातक किसकी रचना है? तो दोस्तों वाराह मिहिर की रचना है पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, वृहद जातक। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुप्त काल के किस शासक को सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? दोस्तों समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, इसलिए इसे कविराज, और इसीलिए दोस्तों इसको भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने कहा था दोस्तों। समुद्रगुप्त को
भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने कहा था, और इसने दोस्तों कविराज की उपाधि धारण की है, और ऐसा इसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ ललितपुर का दशावतार मंदिर है दोस्तों। ये पहले दोस्तों झांसी कहा जाता था, देवगढ़ ललितपुर जो है। तो अभी अगर गुप्त काल के वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष की बात करें तो देवगढ़ ललितपुर का दशावतार मंदिर है दोस्तों। दशावतार मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कि कहाँ है, तो देवगढ़ ललितपुर में, यह बेतवा नदी के तट पर दोस्तों स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि ईंटों द्वारा निर्मित प्रथम मंदिर लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, तो भीतरगांव कानपुर में। प्रथम मंदिर भीतरगांव कानपुर में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस में मिलता है, तो दोस्तों कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृत में मिलता है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, तो याज्ञवल्क्य स्मृत में मिलता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कब मिला, तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है दोस्तों। 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिला है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। उसके बाद गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की, दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जब गद्दी पर बैठा 319 और 20 ईस्वी में, तब इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। और शक संवत के बारे में भी हमने बताया था कि 78 ईस्वी में शुरू हुआ शक संवत, और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। ये हमने जब आपको पढ़ाया था शक वंश और दोस्तों मौर्य वंश, इन सब में हमने आपको बताया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होता था, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। और गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होते थे, तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों किसके स्वर्ण सिक्के में हीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है, दोस्तों हुलों का आक्रमण सर्वप्रथम स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, और हीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक स्कंदगुप्त के काल में पाए गए हैं। जो सिक्के पाए गए हैं स्वर्ण सिक्के स्कंदगुप्त के शासनकाल में, उनमें मिलावट पाई गई है या हीन धातु, इसीलिए इसको कहा गया है कि हीन धातु पाई गई है दोस्तों। यही पतन का कारण था गुप्त वंश के, कि इसमें हुलों का आक्रमण हो रहा था और जो स्वर्ण सिक्के थे उनमें हीन या मिलावट आ रही थी, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रतिशत स्कंदगुप्त के शासनकाल में मिला है हीन धातु का दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था, तो दोस्तों आर्यभट्ट था। हमने अभी आपको बताया था कि आर्यभट्ट की पुस्तकें कौन कौन सी हैं दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, दोस्तों शतरंज का खेल जो है वो भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, और तब इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।